मेडिकल वाले बच्चे आज ऑनलाइन है क्या? करना इसे इसको क्या कर रहे हो? अरे देखो और कैमरा सही कर लो। ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर करना नहीं करना पड़ेगा। हाँ सर, ये मेरी ही गलती। हो गया हो गया हो गया सर, हो गया हो गया। अरे यार तुमने पीछे अलग कर दिया। ठीक है सर, इतना उससे मत एडजस्ट करो, उससे आगे पीछे करो। वही कह रहा हूँ, नहीं सर वो नीचे था। हट पीछे कर दो। आगे पीछे तो हो जाएगा ना। एक और ज्यादा उठा रहा है अच्छे से करो थोड़ा। अच्छे से कर रहे हैं भाई साहब। हट जाओ सर, ठीक है इतना। इससे तो कम हुआ। सर टेंट कर दीजिए सर मैं आगे थोड़ा कैमरा सर, पीछे वो बैक साइड ऊपर कर दीजिए। बस अच्छी ओह तो नाजुक थोड़ी ना है।
सर कितना एस ब्लॉक करेगा? एस ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ। शाबाश, मैथ बहुत जरूरी है। खाली देगा था। मैथ बहुत जरूरी है भैया। यो, ये मेडिकल वाले बच्चे और ऑनलाइन है क्या? कोई है मेडिकल यहाँ पे? आवाज नहीं आ रही बच्चे, इससे अगर आप कुछ बोल रही है तो। यस सर। आज जा गया। अरे बैठ जाओ भैया, ऑलमोस्ट 38 हो गए, 10 मिनट ऐसी बात कर दी आपने। मैं 5 मिनट लेट आया हूँ। 5 मिनट क्यों? 3 मिनट भी है। ठीक है, 5 मिनट वहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे मैं ले लूंगा। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या चल रहा था? टॉपिक क्या था हमारा? कहाँ तक हो गया था? क्या? प्रमोटर्स ठीक है, प्रमोटर्स तक हो गया था। जैसे प्रमोटर होते हैं वैसे ही पॉइजन भी होते हैं। ठीक है, जैसे ही प्रमोटर होते हैं तो वैसे ही पॉइजन कैटलिस्ट भी होते हैं। पॉइजन कैटलिस्ट भी होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? एंटी कैटलिस्ट। ठीक है, ये लोग खुद कैटलिस्ट नहीं होते, लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। ठीक है, they themselves are not a catalyst, but they produces the activity of catalyst। ठीक है, अच्छे भले कैटलिस्ट के काम करते हुए कैटलिस्ट को ये पॉइजन बना देते हैं। कैटलिस्ट का भी कैटलिस्ट था ना? हाँ, ये कैटलिस्ट का भी एंटी कैटलिस्ट है। ठीक है, ये कैटलिस्ट का भी एंटी कैटलिस्ट है। एवं प्रोसेस याद है? हाँ, याद कैसे नहीं होगी? कल ही तो बनी है। ठीक है, यहाँ पे आता मॉलिब्डेनम डाला था हम लोगों ने, तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई है। Recording in progress. मतलब कर ली थी, वो आपका माउस स्लो है। मैंने रिकॉर्ड कर दिया, वो क्लिक ही नहीं हुआ उस पे। ठीक है, तो ये मॉलिब्डेनम डाला था हम लोगों ने, याद आया? तो ये क्या था? प्रमोटर। यस सर, था प्रमोटर। अब मॉलिब्डेनम की जगह हमने अगर COH2S डाल दिया, ये क्या काम कर रहा है? एंटी कैटलिस्ट का। क्या काम कर रहा है? एंटी कैटलिस्ट। ओके, आ जाओ। इन लोगों ने बोला कि कर दो जरा, कोई नहीं आएगा। अरे अब देखो, इतने नहीं पता था। छोड़ सकते हैं सर, हमने ही नहीं है बिना सत्तर करने से। हाँ, ठीक है, तो ये हुआ हमारा एंटी कैटलिस्ट यहाँ पे। अब हो गया। अब ये काम कैसे करते हैं? कोई थ्योरी होनी कुछ चाहिए, कोई मैकेनिज्म। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एप्सिलॉन कहाँ लगाते हैं? ऊपर लगाते हैं, नीचे लगाते हैं। ऐसा होता है, ऐसे लगाते हैं। और उसमें E का तो C है। ठीक है, अब हो गया हमारे पास। हाँ, हाउ डज कैटलिस्ट वर्क? भाई काम कैसे करते हैं? तो मैकेनिज्म कह लो या कह लो मॉडर्न थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, अब जो मॉडर्न थ्योरी है हमारी, वो बेस्ड है दो थ्योरी पे बेस्ड है, ओल्ड थ्योरी पे और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड की थ्योरी, दोनों को मिला के मॉडर्न थ्योरी बना दी गई है।
ठीक है सर? हाँ ये कैटलिस्ट टॉपिक चल रहा है, इससे क्वेश्चन आए। हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट वाले आ जाते हैं, कैटलिस्ट वाले से कम आते हैं। नहीं मतलब ऐसे कि मेन पोर्शन तुम्हारा वो था, पहला वाला, दूसरा फिर कोलाइडल से आते हैं ज्यादातर। ठीक है, इसमें ये तो नहीं बनता कौन सा एंटी कैटलिस्ट। नहीं यार, वो स्टेटमेंट ही जो जितना मैंने आपको कैटलिस्ट में पहला पोर्शन करा दिया है ना, कि उसके फंक्शन ये सब, वही उसमें से बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। और बुरे वक्त में तो आप कुछ नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन किसकी थ्योरी पे बेस्ड है ये? आपकी ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, और एक है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर हमारी नई थ्योरी है। अब ये वाली थ्योरी जितनी को बेस थी किस पे? कोलिजन पे, कोलिजन ऑफ गैसियस एटम्स on surface of adsorbent, उसके सरफेस के कोलिजन पे बेस्ड। अब वही सब कोलिजन पे थ्योरी ज्यादा चल नहीं पाई। अब क्या वहां पे टकराते रहेंगे, फिर यील्ड कैसे दे रहा है? मान लीजिए कोई गैसियस मॉलिक्यूल है, उसके सरफेस पर टकरा है, हमें पता हाई स्पीड से टकराते हैं तो उतनी अच्छी यील्ड नहीं आती है, ठीक है, उतनी अच्छी यील्ड नहीं है। हो सकता है पता चले टकराते तो यहाँ से टकरा रहे हो, मिस भी हो सकते हैं, है ना, मिस भी हो सकते हैं। तो ये कोलिजन, ये थ्योरी ज्यादा इसलिए चली नहीं। जबकि हम तो ये जानते हैं भाई कैटलिस्ट का तो काम मतलब रिएक्शन तो ऐसे ऐसे कराता है, झटपट झटपट हो रही रिएक्शन, है ना, और ये फिर भी काम नहीं कर रहा, तो ये थ्योरी को इसलिए हटा दी गई। और ये दूसरी थ्योरी थी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। इस थ्योरी और फिर इस थ्योरी का मिक्सचर करना पड़ा। सबसे पहले ये वाली थ्योरी समझते हैं, ये कहती क्या है ना, ठीक है। तो ये बस एक रह गई थी डेफिनेशन, इसलिए करवाई गई है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है? उसमें प्योर सिर्फ कैटलिस्ट डला होता है। मान लीजिए कैटलिस्ट इसमें डला हुआ है Fe, ठीक है, और उसमें भी एक और एंटी का काम कर रहा है, तो वो हुआ हमारा एंटी कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट होता है, वो आपकी रिएक्शन को स्लो कर रहा होता है, ठीक है। जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को मारना है, तो बैक्टीरिया के लिए हमारी जो दवाई होगी वो एंटी कैटलिस्ट होगी, उसकी ग्रो को रोकेगी, ठीक है। बैक्टीरिया से याद आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनती है बैक्टीरिया की, है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनती है। बस एक चीज उसमें कंसेप्ट है, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है एडवांस में उसमें। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में क्या लिखते हैं? रेट ऑर्डर। किसी को याद है? 1 डिग्री 2 डिग्री। अरे रेट ऑर्डर मतलब ऐसे लिखते हैं ना कि भाई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, काइनेटिक्स में अभी नहीं है ना। चलिए, कोई फिर भी पुरानी बात किसी को याद हो क्यों भाई? अरे यार फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन तो याद ही होती है सबको, क्यों? अरे सर ने बताई ऐसे वाला उसमें फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सबको याद रहती है यार इतनी तो, कि कुछ ऐसी है। सर A बराबर A नॉट e की पावर माइनस के टी 2.303 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, या इनिशियल अपॉन फाइनल, यही करते हैं। इनिशियल अपॉन फाइनल करते हैं। इनिशियल अपॉन रिएक्शन और फाइनल में कितना रिएक्शन के बाद बचा, ठीक है, रिएक्शन के बाद बचा, ये था, याद आ गया सबको? तो अब क्या गुंडा बनेगा रे तू? ठीक है, अरे ऑनलाइन ये नहीं है, ये आप किसी को लगता है ये नहीं है? यस सर, ये है या ये नहीं है? है सर, यही है, ठीक है चलो। अरे यार यही है, इनिशियल अपॉन फाइनल, ठीक है। पहले क्या हुआ था, मान लीजिए कोई 10 मोल थी, 10 मोल रिएक्शन करने के बाद वो बचा कितना? 5 मोल, तो ऊपर 10 लिखते हैं, नीचे 5 लिखते हैं, ठीक है, ऊपर 10 लिखते हैं, नीचे 5 लिखते हैं, ठीक है। मैं इसे बताना क्या चाह रहा था
वो बैक्टीरिया का नाम आया तो इसलिए। अब होता क्या था, बैक्टीरिया की ग्रो, अब जो फर्स्ट ऑर्डर बैक्टीरिया चल रही है, लेकिन बैक्टीरिया में अब आप सोचोगे रिएक्टेंट जैसे डिक्रीज कर रहा है, लेकिन बैक्टीरिया की तो ग्रो बढ़ रही है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बैक्टीरिया का वो अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। तो इनिशियल अपॉन फाइनल की जगह फाइनल अपॉन इनिशियल हो जाता है। एडवांस में क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है वो इतने समय बाद 2n हो रहा है, कोई बैक्टीरिया है उसकी कंसंट्रेशन n थी वो इतने समय बाद 2n हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर अभी स्टार्टिंग फॉर ऑर्डर करते हैं तो हम करते हैं n अपॉन 2n, ये करते। लेकिन अब सोचो ये तो बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें करना पड़ेगा 2n अपॉन n जस्ट फॉर इसी के लिए, ठीक है। वो एडवांस में कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या पूछा भी होगा, मैंने ध्यान देखा नहीं है अभी तक, लेकिन अब ध्यान रखने हैं। समझ नहीं आया दोबारा बताना है। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो होती क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर तो रहने काइनेटिक्स अभी कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए हम हाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये मैं ड्रॉपर वालों को बता रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर, तो वहां पे बता दिया जाएगा, टेंशन ना लिया जाए। हाँ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी पे आ जाए वापस से, इसी पे नोट कर लिया, ये नोट कर लिया जिसे नहीं पता कोई बात ऐसा सर नीचे का मत मिटाना। ओके बच्चे, ठीक है। जिसे नहीं पता कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चैप्टर तो हो गई, काइनेटिक्स बोलते ना अभी होगा, सारे बैचेस में होंगे, उनके बैचेस में मैं पढ़ाता हूं, उनके बैचेस में भी होगा, सभी में होगा अभी काइनेटिक्स, ओके। हाँ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। वैसे आपके करीबन 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो एडजॉर्प्शन वाला पोर्शन पढ़ाया गया है उसी में से ही आता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है 70 से 80% अगर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे शीट में तो उससे हो गए होंगे, ठीक है, 70-80%। बाकी यहाँ पे जो सब थ्योरी वगैरह है, यहाँ पे एक पोर्शन में क्वेश्चन आएगा, आगे पढ़ेंगे कोगुलेशन, गोल्ड नंबर, ठीक है, उन सब से क्वेश्चन आता है। तो ये सब बीच की थ्योरी है, स्किप तो कर नहीं सकते। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी क्या होता है? इस थ्योरी में सबसे पहले वन, ठीक है, कैटलिस्ट फॉर्म्स बॉन्ड विद substrate to form an intermediate activated compound, intermediate activated compound, ठीक है। एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, कंपाउंड कह लो, कंपाउंड लेस कॉम्प्लेक्स कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना हमारे पास, अब वो कॉम्प्लेक्स टूट जाता है। सेकंड लाइन लिखवाने से पहले मैं डायरेक्ट आपको रिएक्शन दिखा देता हूं। मान लीजिए ये कैटलिस्ट है, क्या ये कैटलिस्ट है, ये है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, ठीक है, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट। अब ये क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, प्रोडक्ट प्लस आपका कैटलिस्ट में, प्रोडक्ट प्लस कैटलिस्ट में। अब ये दोबारा कैटलिस्ट किसी और के साथ फिर से ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, उसे तोड़ देगा प्रोडक्ट में। तो नंबर 2 क्या लिखो? एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स बना है आपका, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस into product and catalyst। सर व्हाट इज सबस्ट्रेट? रिएक्टेंट बच्चे, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो पहले इंटरमीडिएट बना, इसकी एनर्जी ज्यादा थी, वो दोबारा से टूट जाएगा, जैसे रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही है। इंटरमीडिएट थ्योरी वो भी कोई बात नहीं, स्टैंड मेंटेन सही बात है। बिल्कुल शक्ल बच्चों को आएंगे
सत्यम से करना है डिस्टेंस अभी तो अपने इंस्टीट्यूट का ऐसा कुछ नहीं था। अरे ठीक है, ये नोट हो गया। अरे दिनेश, मॉर्निंग वाली क्लास में तो नहीं थे आप। अच्छा, मॉर्निंग को शायद ऑनलाइन भी नहीं थे आप। ऑनलाइन थे? पहली क्लास ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन है। से ठंड बहुत है ठंड की वजह से या पढ़ना नहीं था केमिस्ट्री? क्या कह रहा है? हैं? अच्छा ठीक है, बढ़िया किया। जल्दी करो इसे, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ओके है सर अब दौड़ रहा है मेरा कोलाइड स्टार्ट करना है आज। क्या सर? कोलाइड स्टार्ट करना है स्टार्ट ना? स्टार्ट मतलब ठीक ठाक इंट्रो टू दे देना, उसके टाइप्स तो लिख ही लेंगे। सॉल्व करना हैं? सॉल्व करना कोलाइडल और सॉल्व दोनों सेम ही चीज है। सॉल्व एक और होता है सर। अरे उसी का ही नाम है। Solid- अरे आज वही कराते हैं दोनों बस, जैसा ना किया जाए सब आ जाएगा। नहीं आज चैप्टर सब अरे नहीं यार, चैप्टर लेंथी है काफी। और बहुत बड़ा है। इसके बाद भी कम से कम 2 लेक्चर तो चाहिए। दूसरा लेक्चर का आधे चाहिए होगा बस। उसमें न्यूमेरिकल तो क्वेश्चन 70-80% हो चुके हैं, बाकी भी सब चीजें हैं। ठीक है, अभी शीट सॉल्व करना चालू कर दो, लेकिन आप कर दी सर। एडजॉर्प्शन वाला क्वेश्चन कर दो, वो हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर भी देखोगे तो 70-80% हो जाएंगे उसी से आपको। बाकी करा देंगे। ठीक है, करें। अब मॉडर्न थ्योरीज का बस एडिशन है। और ये किसके लिए है? ये हेटेरोजेनस कैटलिसिस के लिए है। किसके लिए? हेटेरोजेनस कैटलिसिस के लिए। अब ये जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी, अब इसकी मैकेनिज्म है। क्या है मैकेनिज्म? सबसे पहले गैस का डिफ्यूजन होगा सरफेस पे, ठीक है? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट on the surface of catalyst। सरफेस के साथ कैटलिस्ट होगा, ठीक है? फिर क्या होगा? एड्सॉर्प्शन होगा, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स बाय कैटलिस्ट। एड्सॉर्प्शन के बाद तब दोनों तरीके के कैटलिस्ट आ जाएंगे। फिर क्या होगा? वहां पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। फिर नंबर 4, वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो प्रोडक्ट में टूट जाएगा, ठीक है? Activated complex decomposes into product। फिर तो वो प्रोडक्ट में टूट जाएगा, तो फिर वापस से क्या होगा? उड़ जाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन। प्रोडक्ट बना, डिसॉर्प्शन हुआ, निकलो, दूसरे को आने दो, है ना? ठीक है? Desorption of obtained product। उनका क्या हो रहा है? डिसॉर्प्शन हो रहा है। ये सारी क्या थी? हमारी थ्योरी थी। थ्योरी में हमें डायग्राम भी बनाना है, बस और कुछ नहीं। थ्योरी में हमें डायग्राम भी बनाना है। देखो चलो ये बना देते हैं। निकल का ले लेते हैं कोई भी सरफेस, निकल और ये निकल, ठीक है? यहाँ पे मैं H2 गैस डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? H2 गैस। तो इसका क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। क्या हो रहा है? डिफ्यूजन।
ठीक है, डिफ्यूजन होगा यहाँ पे, मान लीजिए निकल है यहाँ पे, ये निकल, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, H2 गैस। इसका सबसे पहले फिर क्या होगा, एडसॉर्प्शन। क्या होगा, एडसॉर्प्शन। और एडसॉर्प्शन में पहले फिजिकल एडसॉर्प्शन होगा, फिर केमिसॉर्प्शन होगा। तो मैं डायरेक्ट केमिसॉर्प्शन बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट केमिसॉर्प्शन बना रहा हूँ, क्योंकि आपसे एग्जाम में तो पूछने वाला नहीं है, ठीक है। बोर्ड के लेवल पे अगर मैकेनिज्म आई तो आज तक आई नहीं है, वैसे बनाना हो तो बना लेगा। अब ये हुआ, मान लीजिए ये H और ये H, ये बन गया एक तरीके से। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं, ये जस्ट केमिसॉर्प्शन हुआ है। क्या हुआ, ये केमिसॉर्प्शन हुआ है, केमिकल बॉन्ड बना है, केमिसॉर्प्शन हुआ है। अब केमिसॉर्प्शन होगा तो अब कौन बचा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए अब मेरे दिमाग में चल रहा है निकेल का हाइड्रोजनेशन चल रहा है, तो मैंने H2 ऐड करा दिया, ठीक है। अब कौन आएगा, एल्कीन आएगा, ठीक है। अब कौन आएगा, एल्कीन आएगा, एल्कीन आया हमारे पास। तो यहाँ पे कैसे आएगा, देखो निकल, और ये निकल का सरफेस, ओके। अब यहाँ पे H था, ये H, ये H, और यहाँ पे क्या है, CH2 CH2, क्लियर। अब इसके एंगल में बहुत स्ट्रेन है, ये खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, तो ये टूटेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस स्टेप को, ठीक है। निकल निकल, और ये H, ये H, यहाँ पे हमारे साथ कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन H2 और H2, ये डॉट डॉट में अभी भी डबल बॉन्ड रहेगा। अब लास्ट स्टेप क्या हमारा, ये है हमारे पास, क्या है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा तो दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे होगा डीकंपोजिशन हो जाएगा इसका, ये है हमारे पास निकल और ये निकल, और यहाँ पे प्रोडक्ट बना हमारे पास क्या, CH3 और अभी भी यहीं पे ही है हल्का सा, ठीक है, यहीं पे ही है। और लास्ट स्टेप क्या लिखा है आपको, डिसऑर्प्शन, इसे इसका कराओ, डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन मतलब सरफेस को खाली कर दो, सरफेस को खाली कर दो, और CH3 यहाँ अलग लिख दो, CH3, ये है प्रोसेस आपको। हाँ, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, हमने आपको कहता कि जगह खाली कर दो आप। सर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट है बच्चे, एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स बाय कैटालिस्ट। यही मैकेनिज्म आपकी उसकी है, ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन की, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में तो हाइड्रोजनेशन को एल्कीन पढ़ते हो, तो उसकी कोई वैसे ऑर्गेनिक वाली वैसी मैकेनिज्म नहीं है, ऐसी मैकेनिज्म है। और अच्छे से डायग्राम में देखना हो तो आप नॉर्मल एनसीईआरटी खोल के देख लेना, उन्होंने कैसे बनाया होगा, उन्होंने बनाया होगा ऐसे। और यहाँ पे फ्री वैलेंसी दिखाई है, पहले बता चुका हूँ कि जो सरफेस पे होती है फ्री वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे ए मॉलिक्यूल बन गया, स्टेप 2 पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देगा, फिर से कोई बॉन्ड बना देगा। तो आप वो चेक कर लेना ढंग से। क्या हाइड्रोजन दो बॉन्ड कैसे बना रहे हैं? अरे यार तभी तो उसने बोला है मैंने, स्ट्रेन है, ये वाला बॉन्ड डॉट डॉट है, ये वाला मेन बॉन्ड है उसका खुद का, इस बॉन्ड में स्ट्रेन है, तभी तो स्ट्रेन है, तभी तो टूटेगा वो। यहाँ पे बहुत स्ट्रेन है, यहाँ पे लिख सकते हो स्ट्रेन, ठीक है, क्लियर। इस थ्योरी से हमें क्या क्या पता चलता है, इस थ्योरी से क्या क्या पॉजिटिव बातें निकल के आती है। कैटलिस्ट अपनी सरफेस, एक तो पॉजिटिव बात ये निकल के आती है कि भाई कैटलिस्ट जो है वो थोड़े अमाउंट में यूज करो, क्योंकि हर बार नया सरफेस तैयार हो रहा है, थोड़े अमाउंट में यूज करके हम लोग ज्यादा रिएक्शन प्रोडक्ट बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये समझ में आ रहा है कि जो आपका कैटलिस्ट है उसका रिएक्शन खत्म होने के बाद ना तो मास चेंज हो रहा है ना फॉर्मूला चेंज हो रहा है, ठीक है। ये दो बात पॉजिटिव निकल के आई हमारे पास, तो बस यही हम देख लेंगे। वहां एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बच्चे अभी भी यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है,
डॉट डॉट करके एडसॉर्प्शन तो है ही ना, और अभी ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड नहीं है, इस तरीके का अट्रैक्शन है, वेंट्रोल अट्रैक्शन है एक तरीके से। ठीक है, बॉन्ड दिखाना, अब मुझे इंटरेक्शन दिखाना है तो मैं डॉट डॉट से तो दिखाऊंगा इंटरेक्शन। मैं पहले पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखूं इसमें, और जो सेकंड पार्ट आएगा इसका कोलाइडल वाला पोर्शन, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना। एक्टिवेशन वगैरह में से जितने कैटलिस्ट से क्वेश्चन आने थे वो स्टेटमेंट के तौर पे आ चुका है, जो हमको कल मैंने डिस्कस करा था। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है या क्या करता है, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है कि नहीं शिफ्ट करता, इक्विलिब्रियम को चेंज करता है कि नहीं चेंज करता, ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट और ट्रू और फॉल्स वाले टाइप में आ गए। सर बड़ी लंबी रिएक्शन है, इसका रिएक्शन ना रिएक्शन कहाँ मिटाएंगे? आप जा रहे थे? नहीं याद है। अरे भाई वो ए मिटाया था। ब्रेक लगानी पड़ती क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं ना तो दिमाग में याद रहेगा। बट दिस मैकेनिज्म एक्सप्लेन कि क्या ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना क्या चाहती है ना, कहना क्या चाहती है। नंबर 1 कि at the end of the reaction, at the end of the reaction, mass and composition of catalyst is same। और किसी को कंपोजिशन नहीं पता तो इसका मतलब होता है केमिकल फॉर्मूला। कंपोजिशन का मतलब होता है केमिकल फॉर्मूला, कि उसका मास और केमिकल फॉर्मूला रिएक्शन खत्म होने के बाद भी कैटलिस्ट का सेम रहता है। ये उसकी डेफिनेशन में ही हम लोग लिख देते हैं, ये प्रॉपर्टी में ही आता है। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कैटलिस्ट खुद रिएक्शन करवाता है लेकिन खुद एंड में बिल्कुल सही से नामक निकल आता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 और कुछ बातें, और कोई बात? हाँ, इससे ये पता चल रहा है कि बार-बार सरफेस मुझे मिल रही है, प्रोडक्ट करा रहा है आगे बढ़ जा रहा है, रिएक्टेंट करा रहा है आगे बढ़ जा रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा कैटलिस्ट करके मैं बहुत सारा अमाउंट प्रोडक्ट का बना सकता हूँ। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन प्रोड्यूस large amount of product। ठीक है, क्लियर? छोटी छोटी बातें हैं, क्लियर करते हुए चलेंगे तो रटने वटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 2, अगर कोई ड्रॉबैक लिखना चाहे तो इसका कोई ड्रॉबैक है? मतलब ड्रॉबैक नहीं था, इट्स जस्ट कि हम लोग इसे निकाल सकते हैं ड्रॉबैक। ये कैटलिस्ट का तो एक्शन बता रहा है, लेकिन प्रोमोटर वो कैसे काम कर रहे हैं इन पे? अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में प्रोमोटर डाल दूं तो प्रोमोटर कैसे काम कर रहा है? ये तो सारी रिएक्शन तो कैटलिस्ट करवा रहा है। हेवर्स प्रोसेस में Fe के साथ मोलिब्डेनम डाल दिया, मान लीजिए Fe का प्रोसेस है, ये मोलिब्डेनम यहाँ पे क्या कर रहा है? मोलिब्डेनम के बारे में, प्रोमोटर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? डू नॉट एक्सप्लेन द activity / process of working of promoters। promoters के बारे में कुछ नहीं बताता। प्रमोटर के लिए हाँ अलग थ्योरी पढ़ते हैं ढंग से, कुछ इसके बारे में ज्यादा आते ही नहीं।
ठीक है, आते हैं फिर एडवांस लेवल में आप लोगों के लिए आ जाएगी, फिर आप क्या पढ़ोगे, माइकल मेंटन इक्वेशन वगैरह ये सब। कहता रहा हूँ कि अभी तो आप सीनियर में कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो एडजॉर्प्शन आप काइनेटिक्स के बेसिस पे ही कर रहे होंगे। ये अभी आपका थ्योरेटिकल है, अदरवाइज ये प्योर फिजिकल टॉपिक है। मतलब सोचो इसमें अगर फिजिकल पोर्शन में हमें करना हो कि कितना रिएक्टेंट यूज हुआ, एंड में कितना प्रोडक्ट बना, तो सब के सब आप काइनेटिक्स लगा रहे होंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये सारे रिएक्शन लगा रहे होंगे, उसमें इक्विलिब्रियम लगा रहे होंगे। ठीक है, तो है ये प्योर फिजिकल का टॉपिक, आपके में सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट है। ओके सर साइड में कौन सा पोर्शन घटाना है, लिख लो। पूरा साफ कर वो वाला कर दो। अब वो लिखना तो यहाँ पे है ना, किसकी वजह से, क्या कह रहे हो, किसकी वजह से, स्ट्रेन की वजह से एच बॉन्ड, तभी तो एच बॉन्ड टूटेगा ना, H1 टूटता है उसके बाद ऊपर और एच बॉन्ड टूटता है तभी तो इससे चिपकता है। स्ट्रेन तभी तो मैंने उन दोनों बॉन्ड के बीच में लगाया है ना, स्ट्रेन वहां पे आया हमारा, तभी तो बॉन्ड टूटेगा, तभी तो एच अलग और एच अलग मिलेगा, सिन एडिशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, देखो ये ऐसे आ रहा है, सिन एडिशन हो रहा है। अगर आपसे यहीं पे पूछ ले कि एल्कीन वर्सेस एल्काइन की रिएक्शन में कौन सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, अब एल्कीन करेगा, ठीक है, क्योंकि एल्काइन करेगा, सॉरी एल्काइन लीनियर होता है, एल्काइन लीनियर होता है और हमारा मॉलिक्यूल भी लीनियरली आ रहा है, तो हमारा हाइड्रोजन भी तो चिपकना है बॉन्ड तोड़ के, तो एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होता है। और इसी प्रॉपर्टी में अगर आपसे पूछ ले सारी एल्कीन दे दे तो सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होती है वो लेस रिएक्टिव होती है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ सकता है आपको, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है नहीं, हाइड्रोकार्बन तो 11 का टॉपिक है, कुछ नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होते, डीमोटिवेट क्या कहते हैं हिंदी में डिमोटिवेट को, मतलब मोटिवेशन को तो उत्साहित कहते हैं, मनोबल गिरना, हताश, एग्जैक्ट वर्ड चाहिए था ना, मनोबल गिरना तो मुझे पता, ये एग्जैक्ट वर्ड है। तो क्या कहते हैं, लास्ट वर्ड है निराश, हताश नहीं, पर्यायवाची। दिनेश क्या मतलब होता है डिमोटिवेटेड का, पता नहीं, ये बड़ा डिमोटिवेटेड, हाँ ये भी सही बात है, हिंदी में मोटिवेट बताइए। हाँ हिंदी कल्चर में सब नहीं, डिमोटिवेशन है ही नहीं हिंदी कल्चर में। इतनी तो कहानी मैंने सुनी है कि वो हताश निराश बैठा था, फिर उसकी मम्मी आई, फिर तो स्टोरी पढ़ता कि एक प्रिंसेस थी जो हताश निराश बैठी थी, है ना, फिर राजकुमार आया, इतनी सारी तो स्टोरी पढ़ते चलिए आगे करे, अरे हो गया, पता ही देख रहे क्या क्या बातें चल रही है आपके चक्कर में, क्या हो गया वही पता नहीं है यार, कुछ नहीं। बस ठीक है, आगे नहीं जाना। एक ये टॉपिक देखो जस्ट पार्शियली इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी आ सकता है। इम्पोर्टेंट ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, इम्पोर्टेंट ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सबसे पहला वन है एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कि कितना वो काम करेगा, कितनी अच्छी तरीके से काम करेगा। तो एक्टिविटी में मतलब क्या होता है कि एक्टिविटी में जितनी तेजी बढ़िया तरीके से वो केमिकल बॉन्ड बनाएगा, केमिलोक्सन करेगा, ठीक है, उतनी बढ़िया से वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और तरीके से प्रोडक्ट टूटेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकता हूं एक्सटेंट ऑफ केमिसॉर्प्शन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ केमिसॉर्प्शन। लेकिन एक बात है जो मैं थ्योरी में नहीं लिखवाना चाहता, याद रखना हमें बॉन्ड सिर्फ उतना मजबूत बनाना है जितना हमारा काम हो जाए। ज्यादा मजबूत होगा तो चले वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, वो प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा, उसी के साथ बनाकर निकल लिया, ठीक है। तो हमें कितना मजबूत रखना है, कितना होना चाहिए उसके अंदर कि भाई
बॉन्ड बना, हमारा प्रोडक्ट दे आगे बढ़, पता चले जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वही नहीं टूट रहा आगे चल के, तो दिक्कत हो जाएगी। तो बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ना ज्यादा कमजोर होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट जो उठ के आएगा अगला वो इससे आएगा, सेलेक्टिविटी। इससे सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली अगर हम हिंदी में बोले तो सेलेक्टिव का मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब चुनना, बहुत सिलेक्टिव होना कि नहीं मैं लाल कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं सफेद कपड़े पहनूंगा, ठीक है, सिलेक्टिव होना। तो ये जो कैटलिस्ट होते हैं बहुत सिलेक्टिव होते हैं, बहुत सिलेक्टिव होते हैं कि भाई मैं इसके साथ रिएक्शन करूंगा, इसके साथ नहीं करूंगा। इनऑर्गेनिक में भी होते हैं, ऑर्गेनिक में तो होते ही होते हैं। ऑर्गेनिक में मतलब ये जो बायो कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो अगर एक एंजाइम है उसका सिर्फ एक ही काम है तो वो वही करेगा। जैसे अमाइलेज है, अमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है, वो उसे ही वही करेगा, पूरी जिंदगी उसका वही उसी लिए बना है और किसी को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो आगे करेंगे कि जस्ट इसमें देखो सेलेक्टिविटी ऑफ इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, अगर मैं आपको बताऊं इनऑर्गेनिक में देखो, अगर हमारे पास कार्बन ऑक्साइड प्लस H2 गैस है, कार्बन ऑक्साइड प्लस H2 गैस है और मैंने कैटलिस्ट डाला है निकल, तो निकल में बनेगा हमारे पास CH4, ठीक है, क्या बनेगा CH4। वही अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है और H2 है, ये हमारे पास जिंक कॉपर Cr2O3, तो ये बनाएगा अल्कोहल, ठीक है, क्या बना रहा है ये CH3OH मेथेनॉल, ठीक है। और अगर ये CO प्लस H2 है और इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कॉपर डाल रखा है, तो ये कन्वर्ट कर देगा किसमें एल्डिहाइड। तो ये सबकी अलग अलग सिलेक्टिविटी है, अपनी मर्जी से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कैटलिस्ट दूसरे के लिए भी कैटलिस्ट होगा, पता चले दूसरे के लिए वो इनहिबिटर है, उसके लिए पॉइजन है, ओके। सेलेक्टिविटी हो गई। सेलेक्टिव कैटलिस्ट, सेलेक्टिव कैटलिस्ट लिख लो पहले, फिर मैं पढ़ाता हूं। बस थ्योरी की तरफ क्या, हाँ एक ही है, को कैटलिस्ट वगैरह डाल दिया, ठीक है। ये प्रिपरेशन मेथड कह लो, अब उनके लिए वो कैटलिस्ट है, हमारे लिए प्रिपरेशन मेथड हो गया, कहीं ना कहीं यूज ही कर लेंगे ऑर्गेनिक वगैरह इनऑर्गेनिक। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो शेप पे निर्भर करते हैं, उनकी जो एक्टिविटी वाले साइट होते हैं, ठीक है, वो शेप बहुत मैटर करती है। एक होता है ना पोरस एरिया, जो शेप, अगर कोई मार्कर वाले एरिया जगह तो सिर्फ मार्कर ही आ पाएगा, फिट बैठ पाएगा, मार्कर ही रिएक्शन कर पाएगा और कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो उसे कहते हैं हम लोग शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है। इनमें खासियत क्या होती है, दे आर पोरस इन नेचर। पोरस का मतलब होता है कि छेददार, छिद्रदार क्या कहते हैं, छिद्रदार कहते हैं, छेददार कहते हैं, छिद्र ना, पोरस मतलब छिद्र, ठीक है। दे आर पोरस इन नेचर, ठीक है। क्या हो गया, चद्दर कह रहा है, ऐसे तो मास्क लगा पहले तो, लगा कहाँ मास्क, ये ना लगा ढंग से लगा, अरे ये तो हट गया, तो लगाओ ना ढंग से लगाओ यार, उसे डबल कर टाइट कर पीछे से, दवा ही तो है। अरे डबल मींस ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे फोल्ड कर ताकि वो टाइट हो जाए। नहीं सर, जरूर क्या सबको डांस कर ले, तू सबको बैठा रहा है घर पे, डांस भी है, ठीक है। दे आर पोरस इन नेचर। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में आप लोगों ने सुना होगा जियोलाइट के बारे में, ठीक है, जियोलाइट के बारे में सुना होगा। जियोलाइट क्या होता है, जियोलाइट दे आर 3D, 3 डायमेंशनल शेप सेलेक्टिव, 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट। अब होता क्या है, सिलिकॉन में SiOH होता है, इसे हटाओ
एल्यूमिनियम जोड़, ठीक है। तो अब इसका 3D कंपाउंड स्ट्रक्चर कैसे दिखाऊं, मान लीजिए इसे थोड़ा सा लेंदी अज्यूम कीजिए, मतलब बहुत सारे मार्कर का गठन लगा दूं तो उसके बीच में फोर्स हो जाएगा, तो वैसे ही होता है चीज। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये कौन सा है? अरे यार मधुमक्खी का छत्ता, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, ओके, मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। और इसका सिर्फ यूज क्या है, मेनली यूज ये बहुत तरीके के आते हैं चीज गिवलाइट, मतलब परसेंटेज चेंज करते रहो, बहुत तरीके के आते हैं। हमें सिर्फ पढ़ना है पेज ZSM5, क्या पढ़ना है, ZSM5। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है। आपने हाइड्रोकार्बन में एक प्रोसेस का नाम सुना होगा, क्रैकिंग। क्रैकिंग में क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटा कर देते हैं, ठीक है। और आइसोमराइजेशन भी सुना होगा, आइसोमर बना देता है, ठीक है। हाँ भाई, याद आया, नहीं याद आया, नहीं याद आया बच्चों को, है। अगर आइसोपेंटेन है या नॉर्मल पेंटेन है तो उसे आइसोपेंटेन में बदल देना, ठीक है। इनको चेन में और कन्वर्ट तो करता उसे कहते हैं आइसोमर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ZSM5, सॉफ्टवेयर में ये ना, ठीक है। क्या सॉफ्टवेयर में और यही बोलते हैं, ठीक है, यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग एंड आइसोमराइजेशन। इसमें यूज होता है नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। अगर कोई अल्कोहल है, वहां पे अगर मैंने ये डाल दिया तो डायरेक्ट किसमें चेंज कर देगा इसे, ये गैसोलीन में, ठीक है। याद आ गया, हाँ, गैसोलीन में चेंज कर देता है। गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल, ठीक है। गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल। अमेरिका में पेट्रोल ना बोल के गैसोलीन बोला जाता है। वो हाई लेवल इंग्लिश है, हाई लेवल इंग्लिश नहीं, वहां पे यूज होता है गैसोलीन, ठीक है, वर्ड है वहां पे, पेट्रोल नहीं बोलते। ऐसा हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना पेट्रोल डीजल, तो वो लोग बोल देते हैं गैसोलीन करना है, ठीक है। वहां पे पेट्रोल पंप नहीं रहता, वहां पे रहता है सीधा गैसोलीन, गैसोलीन पंप, गैसोलीन पंप, ठीक है। या और गैसोलीन का फोटो इतना लंबा कौन बोलेगा, तो डायरेक्ट बोलते हैं गैस। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि गैस भरवाने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब वो समझ लेगा पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ। गैस भरवाने जाएगा, हाँ, है सीएनजी है, वो सब कंबाइन ही वर्ड बोलते हैं। बंदे को खुद ही जज करना होगा कि गाड़ी कैसी है, गाड़ी कैसी है खुद जज करना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल सेंटेंस में स्पीकिंग बोल रहे हैं कि मैं गैस भरवाने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है या तो पेट्रोल पंप जा रहा है, जो भरवाना होगा भरवा लेगा। स्पेसिफिक नहीं कि भाई अब मान लो मैंने जाते बोल दिया मैं पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ, तो पता चले ये है इसने टोक दिया सर आपकी गाड़ी तो डीजल वाली है। तो उस सेंटेंस का मतलब ये था कि मैं पेट्रोल पंप जा रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी में डीजल पेट्रोल जो भी डलता हो वो डलवा। क्रैकिंग का मतलब वो उसी प्रॉब्लम में लगा ना, क्रैकिंग का मतलब होता है बच्चे लेंथ चेन, बड़ी चेन को छोटा करना। ये भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, टाइप। और आइसोमराइजेशन में क्या होता है, जैसे लंबी चेन 5 कार्बन की चेन है, उसे ब्रांचिंग में बदल देना, आइसोमराइज कर देना, ठीक है। वो प्रोसेस जो होती है उसमें टेन वगैरह की क्या टेन वगैरह की पट्टी वगैरह होती है, टिन वगैरह की पट्टी, अरे नहीं वो टेन की पट्टी होती है ना, उनको जोड़ने के काम में आता है। क्रैकिंग जेएसएम नहीं, वो तो नॉर्मल वो क्रैक्स को जोड़, वो क्रैकिंग वर्ड अलग है, ठीक है। वो क्रैक को जोड़ने में हम लोग आयरन और एल्युमिनियम की रिएक्शन करवाते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, वो अलग है। ये क्रैकिंग प्रोसेस का नाम है। क्रैकिंग का मतलब होता है हमारे पास, क्रैकिंग का मतलब होता है हमारे पास क्या होता है, बड़ी बड़ी चेन को छोटा करना, ठीक है। पेट्रोल डीजल इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या होता था, हमने रिफाइन कर लिया, रिफाइन करने के बाद कार्बन की बड़ी बड़ी चेन मिल रही है, मतलब 9 10 11 कार्बन की चेन मिल रही है। लेकिन जो हमारे पेट्रोल, एग्जैक्टली पेट्रोल में मेन चेन होती है 8 कार्बन वाली, ब्यूटेन वगैरह, सॉरी ऑक्टेन वगैरह होती है। उस 8 10 कार्बन को चेन को 8 में चेंज करना, 6 में चेंज करना, ठीक है। तो उसे कहते हैं क्रैकिंग। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, क्रैकिंग। वो तो वेल्डिंग होता है। नहीं, तो वेल्डिंग क्या होता है,
अरे वो रेल ट्रैक में जो वो तो अलग होता है ना, मैं उस बच्चे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो कंफ्यूज हो रहा था क्रैकिंग से। ठीक है, तो ये जियोलाइट के बारे में इतना ही काफी है जियोलाइट के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द एंजाइम। एंजाइम, अब ये आंसर मुझे नीट वालों से बढ़िया से भर भर के मिलना चाहिए। हाँ भाई, एंजाइम बताओ क्या होता है? हिंदी कोई नहीं करवाना है। एक है Biocatalyst. अच्छा चलो ठीक है। अगर मुझे समझाना हो किसी बच्चे को तो मैं क्या बताऊंगा? अब तक क्या पढ़ते आ रहे थे हम लोग? अब तक कैटलिस्ट सर पढ़ते ऐसा आ कोई रहे प्रोटीनिशियस सब्सटेंस जो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता हो। प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं जनरली। थे। बेसिकली ये कैटलिस्ट ही तो हो गया, ये कैटलिस्ट ही तो हो गया। हाँ बताओ। सर कैटलिस्ट एंजाइम वो होते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटलिस्ट यूज होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, होता है, ये भी एक कैटलिस्ट है। बस हमारा मन कर रहा था कि कैटलिस्ट को नया नाम दे देते हैं, तो नया नाम दे दिया हमने एंजाइम्स। ठीक है, होता क्या है, जो बाहर जो नॉन लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होता है, जैसे आसपास रिएक्शन चल रही है उसमें हम लोग बोल देते हैं कैटलिस्ट। लेकिन जो हमारे पेड़ पौधों के अंदर जो रिएक्शन चल रही होगी, लिविंग बीइंग के अंदर चल रही होगी, उनको कैटलिस्ट ना बोल के एंजाइम बोल देते हैं, बस फैंसी नाम दे दिया। ठीक है, बायोलॉजिकल, ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कैटलिस्ट प्रेजेंट इन प्लांट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूछना चाहता एक सेकंड दे दो बस। प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं और नोन एज एंजाइम। क्या होता है ये? एंजाइम होते कैटलिस्ट ही हैं, बस प्लांट्स और बायोलॉजी वाले में उसमें हम लोग एंजाइम बोल देते हैं। यही है भाई, ठीक है, बताते रहना ये, क्योंकि आप लोगों का फील्ड है बढ़िया से, ये नीट वाले बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली बायोकेमिकल कैटलिस्ट है ना, बायोकेमिकल कैटलिस्ट आर नोन एज एंजाइम। क्या कहते हैं उसे हम लोग? एंजाइम। बायोकैटलिस्ट केमिकल्स को हम लोग कहते हैं एंजाइम्स। ये रब कर दो। एग्जाम था, आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी अरे ये पूछ रहा था ना, मैंने तो सिस्टम रोक दिया था तो मैं लिख रहा हूं। प्रोटीन बताओ जल्दी से बताओ। जैसे बॉडी के अंदर विटामिन प्रोटीन और एंजाइम होते हैं ना, वही है ना एंजाइम। हाँ ये वही होता है एंजाइम, बस यही पूछ रहा था। अरे और ठीक है, एंजाइम एग्जांपल दे सकते हो वैसे? एग्जांपल कार्बोनिक एनाइड्रेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एटीपीएस, एफ0 ठीक है। अरे चलो मेरा अलग से एक क्वेश्चन है, जो एनहाइड्रेट में कौन सा को एक्टिवेटर रहता है या कोई एंजाइम रहता है? सर जिंक, नहीं मैग्नीशियम। अभी सही तो बोल रहे थे, एनहाइड्रेट में जिंक मेटल तो रहता है, मैग्नीशियम दूसरा रूप इसको। ठीक है ना, तो जिंक होता है। सही दे दे के आप पलट गए हैं, चलिए ठीक है। और हीमोग्लोबिन का तो सबको पता ही है, आयरन Fe, ठीक है। फिर होता है हेमोसाइनिन, ठीक है, और ये सब वगैरह भी होते हैं। और स्नेल का कलर वो होता है नीला नीला। अरे वो जो नीचे चलता हाँ, है स्नेल का कलर नीला नीला होता है, तो उसमें कॉपर होता है, उसके ब्लड में क्या होता है? कॉपर होता है। ठीक है, तो चलो मेन अपने एग्जांपल में आ जाते हैं। जो बच्चे ने नाम बताया एनहाइड्रेस, आप लोगों ने तो चलो ये तो लोगों ने एनहाइड्रेस सुना नहीं होगा। एनहाइड्रेस रिएक्शन जो हमारे बॉडी में CO2 और कार्बोनिक एसिड के बीच में इक्विलिब्रियम बनाता है ना, वो एनहाइड्रेस है, ठीक है। यही है बच्चे? यस सर। चलो फिर ठीक है, मुझे भी पुरानी बात याद थी, ठीक है। इन्वर्टेज सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? क्या करता है? सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर देता है। शुगर को, ठीक है, शुगर को सुक्रोज से बदल देता है।
नहीं नो सर, सुक्रोज को आइडलाइज करता है। सुक्रोज को फ्रैक्टोज और सुक्रोज into glucose and fructose, इन्वर्जन होता है स्क्रीन में ठीक है। तो इसे कहते हैं, प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर, ठीक है, इन्वर्ट होना। क्या है यहाँ पर C12H22O11, अगर यहाँ पर हम लोग डालते हैं इन्वर्टेज, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्यों कहते हैं इसे इन्वर्जन, कौन बता रहा है? इन्वर्जन सबको पता है ना सर, सुक्रोज इनएक्टिव शुगर होती है और जो ग्लूकोज फ्रक्टोज जिसमें टूटता है वो एक्टिव होती है। मुझे पता है, आपको पता है, मैं सामने वालों से पूछ रहा हूँ, ये मेंस वाले बच्चों ने ये काफी रट रखा है जिन्होंने क्या कि इन्वर्जन 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 किस चीज का, क्या इन्वर्जन? कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्सेंट्रेशन का। अच्छा, तो क्या हो जाता है, पहले क्या था अब क्या था? सही है। अच्छा, आप लोगों की वो तो हो चुकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, मैंने नोट्स में देखा है स्पेसिफिक रोटेशन हो चुका है, ठीक है, इसके आगे भी हो चुका है, नहीं पढ़ने के लिए जाओगे अभी। स्पेसिफिक रोटेशन पढ़ लिया आप लोगों ने। तो होता क्या है, ये जो आपका सुक्रोज है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, प्लस होता है या नेगेटिव होता है? पता नहीं, अभी तो इन्वर्जन करोगे, डेक्स्ट्रो वो डेक्स्ट्रो होता है, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आप लोगों को भी नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है। पॉजिटिव होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये रोटेशन होता है लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो ये पॉजिटिव आता है हमारे पास, मान लीजिए पॉजिटिव आया, और तब ये इन्वर्जन, इसका जब ये पानी में भी घोल सकते हो आप, ग्लूकोज को पानी में भी घोलो तो ये किसमें टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटेगा, ठीक है। तो ये डेक्स्ट्रो होने के बाद फ्रक्टोज लिवो बन जाता है, मतलब लिवो की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि इन्वर्जन हो गया, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन हो गया। तो इन्वर्जन रट्टा नहीं मारना है, इन्वर्जन नंबर 1। नंबर 2, अरे स्टार्च को अगर हम तोड़ेंगे किसमें, ग्लूकोज में, तो एक अमाइलेज, ठीक है, क्या नाम है इसका, अमाइलेज। यूरेज, ठीक है, इसका रिडक्शन करेगा, किसमें रिडक्शन होगा, अरे बहुत नाम लीजिए, तो बताओ रिडक्शन किसमें करेगा, यार पूरा बताना पड़ेगा। अमाइलेज ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें डालो तो कैटलिस्ट है, ये तो मत पूछ एटलीस्ट। हाँ, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है, उस कैटलिस्ट का नाम है अमाइलेज, ठीक है। अच्छा चलो, ये वो नहीं होता, मान लीजिए यूरिया नहीं होता, नॉर्मल अमाइड होता, क्या होता, अमाइड होता, ये क्या होता है, अमाइड यूरेज कैटलिस्ट है, सारे कैटलिस्ट है, इनका स्पेसिफिक काम वही काम ही बता रहा है। ये यूरिया को तोड़ देता है अमोनिया में प्लस CO2 में, ठीक है, किसमें तोड़ देता है, CO2 में, ठीक है, अमोनिया को CO2 में तोड़ देता। मान लीजिए कोई और रिड्यूसिंग एजेंट करता, वो सारे तरीके के अमाइड बॉन्ड को तोड़ देता, लेकिन यूरेज स्पेसिफिकली चुन चुन के यूरिया को ही तोड़ेगा। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ एक ही बंदे पे काम करते हैं, सबका एक अलग अलग फंक्शन होता है कि सबको बांट रखा कि आप ये करेंगे आप ये करेंगे, कोई और, अभी तो इनकी बहुत खासियत अच्छी बात है, कभी तो बना नहीं पाते। हाँ बच्चे, सर थर्ड वाले एग्जांपल में एंजाइम कौन सा है, कैटलिस्ट है हमारा यूरिया, और ये है हमारा यूरेज, और ये है यूरिया। जिसे तोड़ता है ना उसी का ही नाम आ जाता है, जिसे तोड़ता है उसी को ही नाम आ जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा माल्टोज, माल्टोज सुना है, माल्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है C12H22 के आसपास, ठीक है। माल्टोज को तोड़ेगा किसमें,
ग्लूकोज में टूटेगा, किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। तो इसे तोड़ने वाले को कहेंगे माल्टेज, ठीक है। गैलेक्टेज भी यही ग्लूकोज वाले का ही, गैलेक्टोज को तोड़ता है। नहीं, माल्टोज ग्लूकोज में, ठीक है। नहीं, गैलेक्टेज देखो 6 कार्बन की चेन होती है, 6 कार्बन में हम लोग करीबन 14 तरीके के बना सकते हैं, ठीक है। 14 तरीके के बना सकते हैं, तो उनमें से एक गैलेक्टेज है। गैलेक्टोज को तोड़ता है कौन? गैलेक्टोज, गैलेक्टेज गैलेक्टोज को तोड़ेगा। तो बस बेसिकली मतलब वही नाम है, 2-4 नाम याद कर लो, बहुत है इतने आपके लिए एग्जाम का। ओके, समझ में आ गया? इनके फंक्शन यही होता है कि ये सिर्फ जिसके लिए लगाया गया सिर्फ उसे ही तोड़ेंगे और किसी को नहीं छुएंगे। स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। प्रॉपर्टी लिखेंगे, अभी प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे। चलिए ये पोर्शन रब कर दो। प्रॉपर्टीज अभी नहीं, प्रॉपर्टीज दिया इसका ग्राफ, इसमें क्या लगा बनाना है? इसमें क्या करें? थ्योरी चल रहा है। मैंने कब बोला? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसी में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट ये ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा डिटेल में, सिर्फ एक वर्ड एक शब्द लिखाऊंगा, एनसीईआरटी से आप लोग देखेगा, ठीक है। केमिस्ट्री वाला है। लॉग एंड की मैकेनिज्म सुना है वर्ड? ठीक है। इसमें क्या होता है? ये इनमें जो एंजाइम होते हैं, चलो मुझे मैंने लिखवाया नहीं है लेकिन आप खुद तो समझ सकते हो कि प्रोटीन की चेन होती है, प्रोटीन की चेन होती है। अब प्रोटीन आपस में 3D घूमे हुए हैं। सब लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया मेरे ख्याल से, पता है बोर्ड वालों ने पढ़ा होगा ना। हाँ, कार्बोहाइड्रेट की जो चेन है वो आपस में घूमी होती है, और घूमने के कारण वहां पे कैविटी बन जाती है, जगह गड्ढा बन जाता है, ठीक है। अब गड्ढे में वो फिक्स साइज वाला ही फिट हो सकता है, जैसे ताले में फिक्स चाबी फिक्स होती है, बस इसलिए मैकेनिज्म का नाम है लॉक एंड की मैकेनिज्म, ठीक है। ताला चाबी वाली मैकेनिज्म एनसीईआरटी में बना भी होगा, ऐसे ऐसे करके उन्होंने चाबी बनाया होगा, और यहाँ पे से ये फिट हो पाएगा ऐसे, यही वाला बंदा फिट हो पाएगा, बस ये लॉक एंड की मैकेनिज्म, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सही, कहां से डीएनए का बना हैं? सॉरी, आपने बना दिया डीएनए के सैंपल से। अरे यार मैं चाबी बना कैसे? डीएनए कहाँ से लग रहा था? डीएनए क्या है? मतलब डीएनए सब बहुत मिल जाएंगे, पॉलीमर वाले। डीएनए अलग है, प्रोटीन मॉलिक्यूल अलग है। डीएनए अलग है, प्रोटीन मॉलिक्यूल अलग है। प्रोटीन में भी हेलिक्स होता है, ठीक है। प्रोटीन में जरूरी नहीं है हेलिक्स हो, नॉर्मल भी प्रोटीन होते हैं। डीएनए में बहुत कुछ होता है। डीएनए में आपका क्या होता है? डीएनए में कोई शुगर की बेस होती है, फॉस्फेट की चेन होती है, ठीक है। शुगर बेस, फॉस्फेट की चेन, और तीसरा क्या होता है? हाइड्रोजन की बेस होती है। 3 चीज मिला के आपका डीएनए वगैरह बनता है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ जरूरी नहीं है कि एंजाइम में भी डीएनए, एंजाइम में नॉर्मल। अच्छा, आपने वही देख रखा है ना, ऐसे वाला? हाँ, तो हेलिकल स्ट्रक्चर वही है, वो डीएनए का, प्रोटीन का नहीं। प्रोटीन को भी होता है कि हेलिक्स कुछ है भाई? क्या दिखा रहे हो? डीएनए दिखा रहा है। डीएनए तो बचपन में सीख लिया था ऐसे करके, डॉक्टर की दुकान में बना हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तभी आपका डीएनए खड़ा हुआ है, ठीक है। जिस दिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगा उस दिन डीएनए खत्म, मतलब वो फैल जाएगा, गिर जाओगे। नहीं, आप नहीं फैलोगे यार। अरे बॉन्ड टूटता है इनमें आपस में, एक चेन हटा और दूसरी चेन लगा, उसे कहते हैं म्यूटेशन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे वापस? लॉक एंड की मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। हाँ, अब यहाँ पे सुन लो, म्यूटेशन कैसे होता है? म्यूटेशन कैसे होता है? ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे चेन थी किसी उसकी, कोई अमीनो एसिड है, बेस की नहीं, अमीनो एसिड है। यहाँ पे अमीनो एसिड की चेन होती है ना, प्रोटीन कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड की चेन हटाई मैंने, कुछ सल्फर का बॉन्ड लगा दिया, चेन चेंज कर दी, उसे म्यूटेशन कहते हैं। आपके देखो, म्यूटेशन का वर्ड क्या है? म्यूटेशन का मतलब वो नहीं होता आदमी से गोरिल्ला बन जाना। म्यूटेशन का मतलब होता है जो एक्स-मेन दिखाते हैं मूवी में, वो नहीं। म्यूटेशन का मतलब होता है आपके डीएनए में किसी भी प्रकार का चेंज आए, वो म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है वो? जैसे कोरोना वायरस म्यूटेशन कहलाता है। जैसे कोरोना वायरस में लोग म्यूटेशन बोल रहे हैं, क्या होता है उसमें? उसकी जो डीएनए चेन में उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं, म्यूटेट कर रहा है अपने आप को, ओके।
जैसे ओमाइक्रोन लॉक ओमाइक्रोन नहीं ओमिक्रोन। ठीक है, लॉक एंड की मैकेनिज्म आगे चल के हम लोग क्या करने वाले थे, इंपॉर्टेंट क्या टेक्निक है ये लिखा है अच्छा सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सर इसको ब्लॉक एंड की को पढ़ना है ना। जॉइंट कैटलिस्ट। हाँ यार कुछ नहीं, मैकेनिज्म से याद रखना, ब्लॉक एंड की मैकेनिज्म तो कुछ है नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट मत लिखो और कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग डालो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, रिएक्शन बहुत फास्ट करते हैं। नंबर 1 फास्ट तो करते ही हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एक बार सिलेक्टिव होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं तो आप स्पेसिफिक लिख लेते हैं ना, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जिसके लिए दिया गया काम वही काम करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। और अच्छी बात है ना, मान ले हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करा रहे हैं, सभी पे करे जा रहे हैं, है ना, सभी पे करे जा रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट डाल दूं मैं, तो वो सिर्फ मैं जिस कार्बन को चाहता हूं उसी कार्बन को रिड्यूस करेगा, वो सिर्फ आगे के बाकी नहीं करेगा। तो बाकी रिएक्शनों में हम लोग यूज भी करते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। नंबर 2, वर्क इन ऑप्टिमम पीएच रेंज, एक फिक्स पीएच रेंज पे वर्क करते हैं। हमारी बॉडी किस पीएच पे काम करती है ज्यादातर? 5 से 7। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे इसके भी रेंज 5 से 7 है। 5 से 7। इस एंजाइम का एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे? हमारा सलाइवा जो है, थूक, वो भी एक एंजाइम है। हाँ भाई, नीट एंजाइम है हमारा थूक, सलाइवा एंजाइम है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाने में मिक्स हो जाता है, और हमारा जो खाने का डाइजेशन है वो थूक से चालू हो जाता है। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, थूक से ही चालू हो जाता है, थूक से ही चालू हो जाता है। तो इसका एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करा था लैब में अपने ग्रेजुएशन में। तो क्या था, पहले भर भर के पहले थूकना था। भाई आप लोग भी करोगे तो करोगे, ठीक है। पहले सुन तो लो, पहले टेस्ट ट्यूब में उसे थूकना था, ठीक है, थूकने के बाद थोड़ा सा उसे डाइल्यूट करना था, सॉल्यूशन बनाना। अब अ काइंड ऑफ टाइट्रेशन ही मान लो, ये कितने देर में कितना अमाउंट टाइट्रेट करना था। और टाइट्रेट करने के लिए हम लोग पिपेट से निकालते हैं, फिर उसे सक करना होता है पिपेट से। सक ऐसे करना होता था कि कोई भी सॉल्यूशन आपके मुंह में ना आए। अब जो नौसिखिया, जैसे आप लोग कभी पिपेट तो समझते हो ना, ऐसे होता है ना। तो ये ऊपर से जब आप सर्व करेंगे तो ये खींचा आता है। तो जो नौसिखिया बंदा होता है, फर्स्ट टाइम पिपेट यूज करता है, उसके मुंह में सॉल्यूशन जरूर आएगा, इसलिए 11 12 में पिपेट यूज करवा रहे थे। तो उसे सर्व करने के बाद मतलब हम लोग रिएक्शन कर रहे थे। रिएक्शन का मोटिव ये था कि पहले उसे 30 डिग्री में रिएक्शन कर रहे थे नॉर्मल टेम्परेचर में बिना हीट के, उसका 60 डिग्री में कर रहे थे, उसके बाद 80 डिग्री में कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन पे चेक कर रहा था, फिर वहां पे पीएच पे भी चेक कर रहा था। तो यहाँ पे पीएच जो हमें मिलता है 5 से 7 पे अच्छी तरीके से काम करता है सारे एंजाइम्स। नंबर 4, ऑप्टिमम वर्क इन ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर आया था वो आया था नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 25 से 37 डिग्री के बीच में। ठीक है, वर्क इन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, हैं? हाँ, अरे यार सभी बॉडी का टेम्परेचर यही होता है ज्यादातर। ठीक है, नंबर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 4 जो किसी ने बोला भी था, लिखा नहीं क्या? हाईली एफिशिएंट। एफिशिएंट होते हैं भाई, मतलब इतनी तेजी से करते हैं, बहुत तेजी से, थर्ड बस आने तो ऐसे होता है काम। सर एंजाइम प्रोटीन के पॉलीमर होते हैं या क्या होते हैं? हाँ, प्रोटीन के पॉलीमर। अच्छा, किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम बेसिकली प्रोटीन की चेन होती है। भाई पढ़ लिया होगा ना तुम्हारे में, तो 11th क्लास में बायोलॉजी में आया था क्वेश्चन आया। प्रोटीन की चेन ही होती है, ये प्रोटीन वाले ही कंपाउंड होते हैं जो नॉर्मल हमारी बॉडी में अदर कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, उसमें भी प्रोटीन की चेन लगती है। ओके, अब ऐसे कंपाउंड, ऐसे एंजाइम जिनमें प्रोटीन की चेन ना हो,
उसे कहते हैं हम कोएंजाइम। क्या कहते हैं? कोएंजाइम, जिनमें प्रोटीन की चेन ना हो। अब उसमें याद है आप लोगों को प्रोमोटर, उसमें प्रोमोटर था, इसमें एक्टिवेटर होते हैं। कौन होते हैं? एक्टिवेटर। ये लोग क्या करते हैं? एक्टिवेटर एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। और दो चार एक्टिवेटर के नाम आप जानते भी हो, जैसे कि ब्लड में होता है आपका क्या? कैल्शियम, जो आपके ब्लड को सुखाने में मदद करता है जल्दी से चोट लगने के बाद, जो जाल बनाता है। ठीक है, आपका ब्लड जहाँ से पंचर हो जाती है आपकी बॉडी, तो फाइब्रिनोजन। ठीक है, अरे तो उसमें मेटल तो कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। हेमोग्लोबिन में ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और अमाइलेज करके लिखवाया था मैंने, इसमें Na+ आयन प्रेजेंट रहता है एक्टिवेटर की तरह। कैसे? एक्टिवेटर की तरह। तो जैसे वहां पे वो था प्रोमोटर था, वैसे यहाँ पे क्या होता है? एक्टिवेटर। जरा लिखो, फिर इसे नोट कर लो, फिर मैं लिखवाता हूँ एक्टिवेटर। ज्यादा बायोलॉजी में जाएंगे नहीं, अपना काम है इतना, बस अपना काम है उतना ही नहीं करना है। बिल्कुल सर, इतना ज्यादा जाना ही नहीं है ना, पढ़ लेना अपने में है ना। बहुत सारे परेशान, कॉमन नेम हो गया तो परेशान। विस्सु मतलब होता कीड़ा ना। तो चावल और में पड़ जाते हैं भाई, मेरा नाम तो प्रशांत है ना। मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो ये एक्सप्लोर है। मैं उससे हंस रहा था, उसका मुझे असर है। ठीक है, कीड़ा करे आगे। अच्छा, एक्टिवेटर्स इसे बताते हैं सर। क्या दो चीज याद रखना है इसमें काम की बात, दो चीज निकल के आई है, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच ही काम की बात है इसके लिए, याद रखना इसमें। समझा? तो कीड़ा मार देती क्या? ठीक है, एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कर दिया, increases the activity of enzymes। ठीक है, जो एंजाइम होते हैं आपके वो प्रोटीन बेस्ड होते हैं, ये नॉन प्रोटीन बेस्ड होते हैं। दे आर नॉन प्रोटीन बेस्ड या नॉन प्रोटीन बेस्ड inorganic substance। Example, in amylase Na+ ion work as activators। ठीक है, एक्टिवेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोएंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम इसलिए नहीं कहते, देखो चलो यहीं पे एक चीज बता देते हैं आपको। एंजाइम को सहारा देगा कोएंजाइम, और जो कोएंजाइम होता है वो भी प्रोटीन बेस्ड होता है। कोएंजाइम क्या होता है? प्रोटीन बेस्ड होता है। अब मान लो एंजाइम को सहारा देने वाला कोई इनऑर्गेनिक हो तो उसे क्या बोलेंगे? एक्टिवेटर्स। क्लियर है बात? ठीक है, प्रोटीन को अगर कोई बंदा सहारा दे रहा है और वो सॉरी एंजाइम को सहारा दे रहा है, वो प्रोटीन बेस्ड है, तो बोलेंगे उसे कोएंजाइम। ओके, और अगर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो बोलेंगे एक्टिवेटर। लाइन में चाहो तो लिख सकते हो, एक्टिवेटर्स। ठीक है, समझ गए? जैसे हम लोग रिएक्शन करोगे वैसे तो हमारा पाइरुविक एसिड वाला होता है, उसमें साइकिल बनाओगे, ऑर्गेनिक वाले समझ जाएंगे, तो वहां पे आता है क्या? कोएंजाइम्स ए।
कोएंजाइम ए लिखते हैं, एसिटाइलिन कोएंजाइम ए। क्यों भाई नीट वालों पढ़ लिया है आप लोगों ने पायरुविक वाली साइकिल? यस सर। एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। क्या करता है? यस सर, लिंक रिएक्शन में बनता है। हाँ ठीक। अरे पायरुविक अपना खाना बनता है पहले बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूटा सुक्रोज में, सुक्रोज से वो टूटेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज से वो टूटेगा पायरुविक एसिड में। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे यार आप लोग, उसमें पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में। मैंने सब प्लांट फिजियोलॉजी। बायोमोलिक्यूल्स का ही पार्ट है यार, लोगों ने नॉर्मल बायोमोलिक्यूल्स तो पढ़ा हुआ है। एक्चुअली ये प्योर ऑर्गेनिक है, बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक का पार्ट आ जाता है। अगर आप ऑर्गेनिक ब्रांच में घुसते हो तो आपको ये जरूर पढ़ने को मिलेगा। और आपके सिलेबस में 12th में किसमें ये नहीं पता मुझे। सब प्लांट फिजियोलॉजी 11th में दे रखे। अच्छा प्लांट फिजियोलॉजी में, ओके। चलिए आगे करें, कोलाइड स्टार्ट करें। यहाँ पे कैटलिस्ट खत्म। अरे कोई थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अरे 12-15 मिनट है यार, इंट्रो तो सुन लो, इंट्रो तो सुन लो। अरे तो इंट्रो सुन लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रो सुन लो। इंट्रो सुनाओ। सॉरी ये हो गया सर 1 मिनट। ये नोट कर लो। चलो मैं उसे नहीं लिखता। कोएंजाइम की लाइन लिख सकते हो खुद से तब तक। कोएंजाइम क्या होता है? यदि एक्टिवेटर में प्रोटीन बेस हो या यदि एक्टिवेटर में प्रोटीन की चेन हो तो हम उसे बोलते हैं कोएंजाइम, सह एंजाइम है। सह एंजाइम बोलेंगे, को मतलब सह, कोवर्कर, को क्या जैनी में भी कोएंजाइम बोलते हैं, फिर तो ठीक है। एक्टिवेटर में प्रोटीन की चेन हो, यदि एक्टिवेटर में प्रोटीन की चेन हो तो उसे हम बोलेंगे कोएंजाइम। और नहीं वो सोचे प्रोटीन बेस होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो उसमें जुड़ा रहता है। अब जैसे हम बोलते हैं ना एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटीन के साथ थोड़ी चेन जुड़ी रहती है एसिटाइल के साथ। ओके चलिए अब हेडिंग डाल दो नया, कोलाइड्स इंट्रो के साथ। ठीक है, कोलाइड्स। कोलाइड्स होते क्या है? मान लो चलो पार्टिकल के साइज के, सारा का सारा खेल पार्टिकल का साइज है। कोई नया सॉल्यूशन नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, अब जो हमारे पास होता है कि भाई ये है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? तब नमक को पानी में घोल देते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है कोलोइड्स। चलिए नमक और पानी घोल दिया मैंने, अच्छी तरीके से घुल जाता चारों तरफ बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ग्लास के जिस हिस्से से भी ऐसे जीव लगाऊंगा तो सेम टेस्ट आएगा। ठीक है, ग्लास के किसी हिस्से में से भी आप कहीं से भी कुछ भी उठाओगे तो सेम टेस्ट आएगा नमक का, नमक पानी का एकदम बढ़िया तरीके से घुला होगा। फिर एक है सस्पेंशन। क्या है? सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? मान लीजिए गिलास में मैंने रेत डाल दी, नीचे बैठ जाएगी रेत। ठीक है, नीचे बैठ गई, वो हो गया सस्पेंशन। अब इन दोनों के बीच में आते हैं कोलोइड्स। इन दोनों के बीच में आते हैं कोलोइड्स। ठीक है, जस्ट पार्टिकल के साइज का अंतर है, बीचों बीच है। अगर पार्टिकल का साइज छोटा कर दिया तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, पार्टिकल का साइज बड़ा कर दिया तो वो बन जाएगा सस्पेंशन। अब कोलोइड भी लेकिन हेटेरोजीनस होते हैं। ठीक है, विषमांगी हैं, हेटेरोजीनस होते हैं। मतलब कि ग्लास में अगर मैंने कोई कोलोइड घोला तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं बराबर मात्रा में चारों तरफ नहीं होते, बराबर मात्रा में चारों तरफ नहीं होते। कोलोइड्स का एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि मिल्क। अगर कोई आपसे कह दे कि कोई दूध हेटेरोजीनस सॉल्यूशन है या होमोजीनस है, विषमांगी और समांगी, बताओ मिल्क हेटेरोजीनस है या होमोजीनस है? हेट्रोजीनियस। हेटेरोजीनस है। ठीक है, मिल्क क्या है आपका? हेटेरोजीनस है। उसमें आपके फैट डिसॉल्व है, फैट डिसॉल्व होते हैं। और फैट डिसॉल्व होते हैं तो वो जरूरी तो ना हर मात्रा में हर जगह बराबर हो, तो बराबर मात्रा में नहीं होते, लेकिन उसके पार्टिकल आपको दिखते नहीं है। तो वो बराबर मात्रा में भी नहीं है, दिखते नहीं है, लेकिन तो थोड़ा सस्पेंशन वाला पॉइंट, थोड़ा ट्रू सॉल्यूशन वाला पॉइंट, और बीच में आ गया कोलोइड्स। तो कोलोइड्स अगर हम लोग सबसे पहले अगर हम सिंपल पार्टिकल के साइज में बोलें तो अगर 1 नैनोमीटर से
कम हो। 1000 नैनोमीटर के बीच में हो तो कोलाइड्स आएगा, इससे ऊपर सस्पेंशन, इससे नीचे ट्रू सॉल्यूशन। सिंपल वर्ड में डेफिनेशन ये, ठीक है, ये हुआ हमारा कोलाइड। तो हम डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? कोलाइड्स आर द हेटेरोजेनस पार्टिकल। अब एक चीज और, सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है, फिर हम लोग पागल क्या, थोड़ा मन करा थोड़ा नया करते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो वहां पे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, सॉल्यूट सॉल्वेंट, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। कोलाइड्स आर, मन करे तो लिख लो, मैं तो लिखो आर, रिपीट मतलब कोलाइड्स आर हेटेरोजेनियस, याद रखना ये पहला पॉइंट, हेटेरोजेनियस। कोलाइड्स आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। कोलाइड्स आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच disperse phase, ठीक है, in which disperse phase is dispersed in dispersion medium, आपकी सहूलियत के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्पर्स फेज को सॉल्यूट, जस्ट टू याद करने के लिए डेफिनेशन में इंक्लूड मत करते हैं, मतलब सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं डिस्पर्स फेज क्या होता है, एक तरीके से सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में खुला रहता है, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अब यानी कि डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम दोनों मिलके बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल कहां जाए, 4 भी नहीं बजे, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोलाइडल सॉल्यूशन। फिर आता है हमारे पास टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, किसी ना किसी प्रॉपर्टी के बेस पे तो इनकी कैटेगराइजेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। पड़ोसी होके गद्दारी, टाइम कुछ ज्यादा है, मत बताओ। हाँ, सामने क्या मेरे फ्लोर पे रूम ही रहता है, उसपे टाइम बता रहा है, क्या नहीं है, शाम को यार बेटे उसके बाद में आए थे डर तो कह रहा है सामने रात में कर जाएंगे। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, अरे लिखो इसको थोड़ा जल्दी से, लग गया सर, लिख गया, क्या बर्जीलियस साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व करा, बनाया कुछ नहीं है, पहले से चल रहा था, फॉग उसने बनाया, फॉग तो सदियों से चल रहा है, ठीक है। एग्जांपल लिख लो चलो जल्दी से, मिल्क, फॉग, मिस्ट, धुंधलापन जो दिखता है मिस्ट, ठीक है, ये सारे के सारे कोलाइडल है हमारे पास। पेंट, अरे रुक जाओ, पेंट, जेमस्टोन, जेमस्टोन क्या होता है, वो अंगूठी वाले पत्थर, रंग बिरंगे अंगूठी वाले पत्थर को भी अंगूठी में लगाते हैं, ठीक है, अंगूठी में जो लाल पीले नीले पत्थर पहनते हो, राशि फल वाले, चीज, बटर, कहते हैं 50 तरह की चीज है, यह करना है हरी लाल, अरे महंगी आती है यार, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे फेस क्रीम, और जो साबुन वाले झाग होते हैं, ठीक है, सोप लेदर, सर एरोसोल वगैरह ये भी होते हैं ना पानी, और क्या हो सकता है फ्लोज, जो नॉर्मल झाग होते हैं जैसे पानी में उड़ रहे हैं, ठीक है, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन है। सर जेराफोजी क्या है इसमें? क्या सर फॉग मिस्ट मतलब क्या है, फॉग का मतलब, अरे फॉग का मतलब हमारे पास क्या है भाई, ओस या धुंध, कोहरा, इसे अभी सैंड बोल रहा था, अरे वो डबल जी वाला है, हाँ फॉग ने मिस्ट में तो थोड़ा, मिस्ट में ये होता थोड़ा बहुत धुंधलापन टाइप आ जाता है, ठीक है। सर ऐसे आज 8 बजे था
एरोसोल एल्कोसोल वगैरह भी वही नेक्स्ट वही है, थोड़ा सा वेट करो। सही बात है। और ये फ्रोज वाला स्रोत मतलब झाग टाइप, तेल का एकदम बबल टाइप झाग आना पानी में, जैसे नदी में देखा आपने, नदी और साबुन में झाग आता है, और शेविंग वाला जो झाग आता है, ठीक है, झरने में पानी गिरता है तो झाग बन जाता है, ठीक है, समुद्र में तो झाग बनते ही बनता सफेद सफेद कलर का किनारे की तरफ। चलिए चलिए 2 नंबर का कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कभी कभार इसमें से फालतू का इससे क्वेश्चन ही बन जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, हाँ मतलब बन जाता है उसका, मतलब है बहुत सारी काम की चीजें उसमें से ना देके उसमें से दे देना। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। पहले कोई क्लासिफिकेशन किसी ना किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर तो करेंगे। तो मान लीजिए हम प्रॉपर्टी पहले ले लेते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट के फिजिकल अवस्था पे, फिजिकल स्टेट, ठीक है। ए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, डीपी एंड डीएम बार बार लिखेंगे, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम क्या लिखेंगे बार बार, है ना। First phase dispersion medium, type of colloid, for example, बहुत हो गया ठीक है। हाँ शाबाश। सॉल्यूशन वाली और 1 नंबर का इसमें पूछ लेता है कि ये जो सॉल्यूशन है क्या है, एरोसोल है या क्या है, ये सब पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए डिस्पर्स फेज यानी कि सॉल्यूट, अपनी सहूलियत के लिए आप लिख सकते हो इसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मान लीजिए किसी सॉलिड को किसी सॉलिड में डाल सकते हैं, सॉलिड को सॉल्यूट में डाल सकते हैं, तो इसका एग्जांपल कौन सा बनेगा, ये टाइप ऑफ सॉलिड सोल, या फिर आप सिंपल कह सकते हो सोल भी कह सकते हो, सॉल्यूशन से बना है सोल, ठीक है। एग्जांपल में इसका जेमस्टोन जो बता रहे थे वो नगीने वाले पत्थर, ठीक है, और जो गिलास वाले आजकल जो होते हैं आपके कांच वो रंग बिरंगे आते हैं, तो वो इसी का ही एग्जांपल है, ठीक है, कलर्ड गिलास, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, सॉलिड को उठाओ लिक्विड में डालो, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन डिस्पर्सन और कोलाइडल के बीच अंतर सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल का है। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल को छोटा कर दो तोड़ के, ठीक है, और छोटा कर दो तो ट्रू सॉल्यूशन में अगर आ जाता है रेंज में तो आप ट्रू सॉल्यूशन बोल दोगे। उसका पार्टिकल मान लो बड़ा हो गया, इकट्ठा हो गया, अब वो इनसॉल्युबल बन गया तो सस्पेंशन कहलाएगा, ठीक है, वो सस्पेंशन कहलाएगा। इसका अच्छा एग्जांपल है साबुन, निरमा, सॉरी निरमा क्या होता है, थोड़ी सी अमाउंट में डालो, आधा चम्मच, पानी में नॉर्मली घुल जाएगा, कोई भाग नहीं बनेगा, तब वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे NaCl टूटता है ट्रू सॉल्यूशन होगा, तब वो अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, तब वो झाग बनने लगेगा, तब वो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल फिर क्या हो रहे हैं, इकट्ठा होके अब बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं। अब बड़ा पार्टिकल जैसे बना वो उसकी रेंज में आ गया, रेंज में आते हमने बोलते थे कोलाइडल है, रेंज और बड़ी रेंज हो जाती तो बोलते सस्पेंशन है, ठीक है। नंबर सॉलिड को अगर हम लोग लिक्विड में डाल रहे हैं तो कौन सा एग्जांपल बनेगा भाई, किस टाइप का सोल बनेगा, क्या सिर्फ सोल बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, सोल बनेगा। एग्जांपल में नमक का पानी ट्रू सॉल्यूशन नहीं हो गया, अरे वो सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं हम लोग, पेंट, ठीक है, पेंट, और सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं, थोड़ा सा सोचो, दिमाग में लगाओ, सॉलिड को लिक्विड में, क्लाउड्स
क्लाउड नहीं, क्लाउड तो लिक्विड ही नहीं है। अबे पेंट तो हो गया हमारे पास, किसी सॉलिड को लिक्विड में डालना है, फॉग वगैरह। NaCl तो ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा ना यार, अगर लिमिटिंग से ज्यादा डाल देंगे तो वो ठीक है। मान लीजिए गोल्ड सॉल्ट, किसी मेटल को, आप लोगों ने सुना होगा नैनो पार्टिकल के बारे में, कभी सुना है? नैनो पार्टिकल किसके बनाए जाते हैं? मेटल के बनाए जाते हैं। मेटल की एटम बहुत छोटा कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा गोल्ड सॉल्ट। क्या हो गया? गोल्ड सॉल्ट। किसी सॉलिड सल्फर को पानी में डाल दो, ठीक है, तो सल्फर सोल मतलब, अरे सॉल्यूशन से बना है सोल। कोलाइडल के लिए अलग से टर्म यूज करते हैं ताकि अंतर पता चले कि कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये ट्रू सॉल्यूशन है। अगर मैं वर्ड कहता हूं सल्फर इन वाटर तो ट्रू सॉल्यूशन ही बना लेगा, पता चलेगा। तो अंतर कैसे पहचानोगे? तो मैं बोलूंगा सोल, तो आप समझ आना कि कोलाइडल सॉल्यूशन बना है। नंबर 3, किसी सॉलिड को उठाओ, गैस में डाल दो, तो ये बनेगा एरोसोल। क्या बनेगा? एरोसोल। और एग्जांपल इसका सॉलिड इन गैस, डस्ट पार्टिकल इन एयर, डस्ट इन एयर, धुआं। धुआं क्या होता है? स्मोक। स्मोक में क्या होते हैं? जो बिना जले कार्बन होते हैं, सूट, ठीक है, सूट। क्या कहते हैं सूट को हम लोग? गजली है। सूट पार्टिकल जो होते हैं, हवा में सूट पार्टिकल होते हैं, वो भी एक तरीके से आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। डस्ट इन एयर, स्मोक, गजली। प्रशांत बताओ नहीं गजली क्या है? काजल। अरे आगे करो भाई, आगे करो, कुछ तो बढ़ो, टेबल बढ़ो जल्दी से। नंबर 4, लिक्विड को सॉलिड में डालेंगे, चलो ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में डाल रहे हैं, फिर क्या नाम बनेगा इसका? जेली। जेल नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, जेल। जेल। एग्जांपल में हमारे पास खाने वाली जेली, खाने वाली जेली, जेलेटिन रॉड, ठीक है, और जेलेटिन रॉड नहीं, तो पूरा सॉलिड है, ठीक है। हेयर जेल। चीज और बटर, ठीक है, चीज बटर चीज बटर से मैगी आता है, नहीं यार, आज मैं चलो से खाई नहीं। चलिए, लिक्विड को लिक्विड में डालें, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और एरोसोल में से कंफ्यूज करता है, तो एरोसोल लिक्विड का सॉल्यूशन याद रखना। लिक्विड में क्या बनेगा? इमल्शन। क्या बनेगा? इमल्शन। इमल्शन में एग्जांपल मिल्क इन वाटर। क्या मिल्की कह दो, पानी ऊपर कुदरती मिला हुआ आता है। मिल्क क्या है? वो अंदर ही भैंस और गाय से ही पानी में मिला हुआ आता है ना, अंदर ही अंदर मिलावट चल रही है। मिल्क। और कोई है? हेयर क्रीम कह लो, फेस की क्रीम कह लो, जितना भी हम यूज करते हैं, ठीक है, हेयर की क्रीम कह लो, ये सारी की सारी चीजें, शेविंग क्रीम वगैरह कह लो, जो भी हम लोग क्रीम यूज करते हैं वो वही है, ठीक है। नंबर 6 जल्दी से कर लेते हैं। नंबर 6, लिक्विड हो गया, तीन की कैटेगरी ये बन गई। लिक्विड को किसी गैस में डालो, लिक्विड को किसी गैस में डालो, तो इसे भी हम लोग कहते हैं एरोसोल, इसे भी हम लोग एरोसोल ही कहते हैं। और एग्जांपल क्या होगा हमारा? लिक्विड इन गैस, तो फॉग होगा हमारा एग्जांपल, ठीक है। फॉग के बाद हमारे पास क्लाउड, बादल, ठीक है, और क्या? स्प्रे। हाँ, स्प्रे तो हो गई, ठीक है। स्प्रे कौन सा वाला? डिस्टेंस सेंट वगैरह ये सब भी, ठीक है, स्प्रे, ठीक है। फॉग छिड़कते हो, हवा के साथ छोटी छोटी बूंदें निकल के आती हैं, गैस वाला बिना गैस वाला। और
ये सब अब तुमने बोलना है कि भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई सा भी स्प्रे बिना गैस के काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर बिना गैस के होगा तो परफ्यूम होगा, पूरा लिक्विड होगा वो, सब गैस होती है भाई। वो दिखा अंदर करने का ऐसे थोड़ी होगी, अरे एलपीजी की तरह होता है यार, एलपीजी जैसे। क्या हो गया? सत्या को आएंगे जल्दी से किसी गैस को सॉलिड में डालेंगे, गैस को डीसी कैटेगरी ये बन गई, टोटल 6 हो गए। किसी गैस को सॉलिड में डालेंगे तो इसका नाम क्या होगा? सॉलिड सोल ही होगा, ठीक है, सॉलिड सोल ही होगा। एग्जांपल, गैस को सॉलिड में फोम, ठीक है, फोम रबड़, जो फोम हो गया। और आप लोगों ने सुना होगा आजकल जो वायरल बहुत होता है, ये देखो राम जी वाला पत्थर, हाथ रखोगे पानी में डुबोगे वापस आ जाएगा, ठीक है। देखा किसी ने किसी तीर्थ स्थल पे तो मिल जाता है। एक बार मैं गया था चित्रकूट में किसी मंदिर में, तो वहां पे था, रामेश्वरम वगैरह में मिलते हैं खूब, लेकिन यहाँ पे चित्रकूट में किसी मंदिर में था, सीता धाम वगैरह, तब मैंने देखा था डुबो दो। होता क्या है उसमें? पत्थर होता है, उसमें छेद होते हैं, उसमें हवा भरी रहती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, प्यूमिक स्टोन। हाँ, पत्थर में छेद होती है, हवा भरी रहती है। अच्छा, छेद होते हैं तो हवा अंदर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। अरे फोर्स होते हैं ना यार, ठीक है। कैसी बातें कर रहा, थोड़ा ठीक है। चलिए 2 एग्जाम्पल हो गए, नंबर 7 और ये 8। किसी गैस को लिक्विड में डालेंगे, गैस को लिक्विड में डालेंगे तो इस टाइप ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, पहला टाइप ऑफ कोलाइड। कौन सा टाइप कोलाइड का बनेगा? क्यों भाई, कोलाइड का टाइप कौन सा बनेगा? सर आपने गैस और लिक्विड, ठीक है। एरोसोल बनाया तो गैस हमारा सॉल्वेंट होता था, एरोसोल बनेगा। इस बार कौन सॉल्वेंट है? लिक्विड। इमल्शन होगा, हैं? इमल्शन श्योर? अबे पक्का? क्यों कहो यार, पक्का बताओ। अबे जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या लिखा? एसोल, गैस सोल। सोल में ही होता है। अरे सॉल्वेंट तो हमारा लिक्विड है ना, ठीक है, सॉल्वेंट तो हमारा लिक्विड है, तो गैस सोल लिखा एग्जैक्टली, मुझे भी याद नहीं आ रहा है इसमें यार क्या, लेकिन ये अननेसेसरी होता है, हम देख लेते हैं। इमल्शन तो लिक्विड को तो होता है, तो क्या सोचते हैं? फोम कहते हैं यार, इसको क्या कहते हैं? फोम, ठीक है। ये वाली जो फोम थी वो रबड़ वाली फोम थी, जैसे होता है ना रबड़, इसे पूरा लिख सकते हो रबड़ फोम, ठीक है, रबड़ फोम। गैस एंड लिक्विड, ये होता है फोम। देखो गैस लिक्विड, जैसे कि नहाते वक्त जो बबल बन रहे हैं साबुन के, सोप के बबल बन रहे हैं, वो लिक्विड के अंदर गैस ही तो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप सोप लेदर, ठीक है। और जो खाने वाली क्रीम होती है कितनी हल्की होती है, मुंह में डालते ही गायब है, क्योंकि आधी तो गैस होती है उसमें। व्हिप्ड क्रीम, अरे यार जैसे हम लोग मक्खन निकालते एकदम वैसे ही क्रीम होती है बिल्कुल। अरे वो हल्की वाली आइसक्रीम नहीं आती, व्हिप्ड क्रीम केक पे वाली लगी रहती है। हाँ, जो केक पे लगी रहती है, शाबाश, जो केक पे लगी रहती है वो वाली, ठीक है। चलिए अब ये वाला बताइए, 8वां लिखिए क्या? गैस और गैस, गैस और गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वहां पे बनेगा ट्रू सॉल्यूशन। वहां पे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, वहां पे कोलाइडल सॉल्यूशन के बजाय क्या बनेगा? ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। तो इसलिए टोटल 8 ही आती हैं गैस। लेकिन जब सॉल्यूशन वाले में हम लोग बनाते हैं तो टेबल पूरी बनती है, याद रखना। हाँ, उसमें बनाएंगे, उसमें पूरी बनती है, याद रखना। ये आपको याद करनी होगी, क्वेश्चन 50 करोगे।
ज्यादातर पूछता है, देखो ज्यादातर पूछता है, इसमें पूछता है फॉग और मिस्ट यानी कि एरोसोल में पूछता है आपसे, और जेल में कंफ्यूज करता है। ठीक है, क्या बूंदी बूंदी क्या है? अच्छा, खाने वाली बूंदी। अरे यार, गैस हमारी डिसॉल्व है किसमें? सॉलिड में। गैस भरी रहती है सॉलिड वाली, बूंदी में गैस होती है, अंदर बूंदी नहीं रहती है। तो आपको बोलना चाहिए चाशनी वाली, पहले तो सूखी बूंदी निकालते हैं, गलती आपकी है। ठीक है, अच्छा चलो। सर इन लोगों की हलवाइयों की दुकान खुलवा दो। क्या बच्चे? सर इनकी हलवाई की दुकान खुलवा दो, कल गुलाब जामुन बेच रहे थे, आज बूंदी बेच रहे हैं। हाँ, ये भी ऐसे ही है सब। Recording stopped. इसे नोट कर लिया, मैं क्लास एंड करूं? सबने नोट कर लिया? Yes, sir. थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, बाय एवरीवन। अगर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सबके सब। चल बोलता थी